दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम अपने सेशन के साथ आ चुके हैं। तो चलिए देर ना करते हुए अपने प्रश्नों की तरफ चलते हैं। तो ये है हमारा आज का पहला प्रश्न, जो कि पहले ही गद्यांश दिया है। निर्देश हिंदी निर्देश जो है पृष्ठ संख्या 1 एवं 2 के लिए है। गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों में सबसे उचित विकल्प चुनिए। तो ये दिया है गद्यांश। गद्यांश पढ़ते हैं। विद्याभ्यासी पुरुष को साथियों का अभाव कभी नहीं रहता। उसकी कोठरी में सदा ऐसे लोगों का वास रहता है जो अमर हैं। वे उसके प्रति सहानुभूति प्रकट करने और उसे समझाने के लिए सदा प्रस्तुत रहते हैं। कवि, दार्शनिक, विद्वान जिन्होंने प्रकृति के रहस्यों का उद्घाटन किया है, और बड़े बड़े महात्मा जिन्होंने आत्मा के गूढ़ रहस्यों की था लगा ली है, तथा सदा उनकी बातें सुनने और उसकी शंकाओं का समाधान करने के लिए उद्यत रहते हैं। बिना किसी उद्देश्य के सरसरी तौर पर पुस्तकों के पन्ने उलटते जाना अध्ययन नहीं है। लिखी हुई बातों को विचार पूर्वक पूर्ण रूप से हृदय से ग्रहण करने का नाम ही अध्ययन है। प्रत्येक स्त्री पुरुष को अपने पढ़ने का उद्देश्य स्थिर कर लेना चाहिए। इसके लिए सबसे मुख्य बात यह है कि पढ़ना नियम पूर्वक हो, अर्थात इसके लिए नित्य नित्य का समय उपयुक्त हो। तो ये था गद्यांश। अब इसमें प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है विद्याभ्यासी पुरुष के पास किसका वास रहता है। ऑप्शन नंबर ए संबंधियों का, बी पुस्तकों का, सी गुरुजनों का, डी इनमें से कोई नहीं। तो विद्याभ्यासी पुरुषों के पास जो है संबंधियों का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि पहली पंक्ति में दिया है विद्याभ्यासी पुरुषों को साथियों का अभाव कभी नहीं रहता है। साथियों का अभाव कभी नहीं रहता। तो यहाँ संबंधियों का भी गलत है और गुरुजनों का भी नहीं, इनमें से कोई नहीं। अर्थात इसमें जो है विद्याभ्यासी पुरुष के पास किसका वास रहता है, वो पुस्तकों का वास रहता है। इसके महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। विद्याभ्यासी पुरुष के पास पुस्तकों का वास रहता है क्योंकि पुस्तकें ही उनकी सच्ची मित्र एवं उनके जीवन को नई दिशा प्रदान करने का एकमात्र साधन होता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर। अध्ययन के लिए किस नियम का दृढ़ता से पालन होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए अध्ययन के लिए नित्य एक समय निश्चित किया जाए। अध्ययन कम से कम 4 घंटे अवश्य किया जाए। अध्ययन स्नान करके ही करना चाहिए। अध्ययन केवल प्रातः काल किया जाना चाहिए। तो प्रश्न करा अध्ययन के लिए किस नियम का दृढ़ता से पालन होना चाहिए। गद्यांश में देखते हैं। ये दिया है प्रत्येक स्त्री पुरुष को अपने पढ़ने का स्थिर कर लेना चाहिए, अपने पढ़ने का उद्देश्य स्थिर कर लेना चाहिए। इसके लिए सबसे मुख्य बात यह है कि पढ़ने का नियम पूर्वक हो, अर्थात इसके लिए नित्य का समय उपयुक्त हो। इसका ऑप्शन देखते हैं। तो इसमें जो है अध्ययन के लिए नित्य एक समय निश्चित किया जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर। बल्कि ये जरूरी नहीं है अध्ययन कम से कम 4 घंटे का हो और अध्ययन स्नान करके ही हो, केवल प्रातः काल हो, ये इसमें निश्चित ये इसका कोई आवश्यक नहीं है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शुद्ध हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है एक साप्ताहिक, बी आजीविका आशीर्वाद, सी आशीर्वाद अनुकूल और डी जो है निरीक्षण कृपालु। तो इसमें से शुद्ध हमें बताना है, शुद्ध कौन सा विकल्प है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है वो शुद्ध है। ऑप्शन नंबर बी शुद्ध है। आशीर्वाद इसमें गलत है, निरीक्षण भी गलत है, एक भी इसमें गलत है, साप्ताहिक लिखा है, साप्ताहिक होता है। तो ये जो आजीविका और आशीर्वाद है ये सही है। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। आजीविका का मतलब होता है जीवन का निर्वाह या रोजी। जीविका निर्वाह के लिए किया जाने वाला काम, ऐसा कार्य या व्यवसाय जिसकी आय से जीवन निर्वाह होता हो, तो वही आजीविका कहलाता है। और आशीर्वाद का मतलब जो होता है आशीर्वाद, आशीर्वचन, शुभ वचन, आशीष, ये सब जो है आशीर्वाद के अंतर्गत आते हैं। 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। 39 को हिंदी में कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए 19, बी 79, सी 49, डी 39। तो 39 को हिंदी में 39, एक सेकंड, ऐसे लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर डी
39। तो ये जो है ये है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 39 को हिंदी में 39 कहते हैं। अन्य 3 संख्याएं हिंदी में है इस प्रकार से, जैसे 19 को इस प्रकार 19 लिखा जाता है हिंदी में, 79 को इस प्रकार 79 और 49 को इस प्रकार से 49 लिखा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन से वर्ण का उच्चारण स्थान मूर्धा से नहीं है? ऑप्शन नंबर ए ट, ऑप्शन नंबर बी थ, ऑप्शन नंबर सी ड, ऑप्शन नंबर डी री। तो मूर्धा का उच्चारण इसमें से कौन सा मूर्धा इसमें से कौन सा वर्ण नहीं है? मूर्धा कौन सा नहीं? तो ट वर्ग जो होता है ये मूर्धा के अंतर्गत आता है। तो इसमें जो है ट भी है, ड भी है, री भी है, परंतु थ ये नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी थ जो है ये दंत वर्ग के अंतर्गत आता है। दंत, क्योंकि ये दांत से बोला जाता है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। था का उच्चारण स्थान मूर्धा नहीं है। मुख के भीतर तालु और ओठ के बीच का कठोर भाग मूर्धा कहलाता है। ट ठ ड मूर्धन्य व्यंजन है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित, यहाँ 2 बार निम्नलिखित हो गया है। निम्नलिखित में कौन से वर्ण का उच्चारण स्थान तालु नहीं है? अब तालु बताना है इसमें से, और नहीं कौन सा तालु वर्ण नहीं है इसमें से। ई, ऑप्शन नंबर ई, ऑप्शन नंबर बी द, ऑप्शन नंबर सी स्त, ऑप्शन नंबर डी य। तो इसमें हमें तालु नहीं है। तो तालु वर्ग कौन सा होता है? च वर्ग जो होता है वो तालु वर्ग होता है। ईचु यशा नाम तालु, इसका एक सूत्र है संस्कृत में, ईचु यशा नाम तालु। तो ई और चू का मतलब च वर्ग, च छ ज झ इया, और श ईचु यशा, और यह भी जो है ये भी तालु है। परंतु इसमें द जो है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी ये तालु नहीं है, ये तो दंत वर्ण है, दंत व्यंजन है। तो देखते हैं इसकी व्याख्या। ईश श और य वर्ण का उच्चारण स्थान तालु से होता है, परंतु द उच्चारण स्थान तालु ना होकर दंत होता है। इस प्रकार द जो है दंत श्रेणी के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। शुद्ध वाक्य का चयन करें। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है मेरी 5 बहनें और 1 भाई है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है मेरी 5 बहनें और 1 भाई है। सी कह रहा है मेरा 1 भाई और 5 बहनें हैं। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है मेरी 1 भाई और 5 बहनें हैं। तो इसमें आपको शुद्ध कौन सा है? शुद्ध विकल्प का चयन करना है। शुद्ध विकल्प का चयन करना है। मेरी 5 बहनें और 1 भाई हैं, यह तो अशुद्ध है, यह गलत है। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है मेरी 5 बहनें और 1 भाई, यह भी गलत है। और डी में कह रहा है मेरी 1 भाई और 5 बहनें, यह तो और भी गलत है। ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है, मेरा 1 भाई और 5 बहनें हैं, मेरा 1 भाई है और 5 बहनें हैं। तो इसमें जो है मेरा 1 भाई व 5 बहनों में पूर्व सर्वनाम मेरा का प्रयोग सही है, मेरा का प्रयोग सही है। बाकी और विकल्प में जो है मेरी मतलब दिया गया है, तो और विकल्प जो है गलत है। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, मेरा 1 भाई और 5 बहनें हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। इनमें से अर्ध विराम का चिन्ह कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए पूर्ण विराम, ऑप्शन नंबर बी अर्ध विराम, यही अर्ध विराम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मिस प्रिंट है, यहाँ पे ये जो अर्ध विराम का चिन्ह है। और ऑप्शन नंबर सी अल्प विराम, ऑप्शन नंबर डी योजक चिन्ह। तो इसमें जो है अर्ध विराम पूछा है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी जो कि यहाँ पे गलत प्रिंट हो गया है, ये सही है। ठीक, तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं एक बार। अर्ध विराम चिन्ह ये है का एक मुख्य वाक्य पर आधारित रहने वाले वाक्यों के बीच में इसका प्रयोग करते हैं। जैसे जब तक हम गरीब हैं, देखिए यहाँ पर इसका प्रयोग किया गया है। बलहीन है, तब तक हमारा कल्याण नहीं हो सकता, अतः विकल्प इसमें भी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अरबी भाषा का शब्द है? ऑप्शन नंबर ए गिरफ्तार, बी इंजन, सी मोटर, डी ट्रेन। तो आप सब जानते हैं कि ये तीनों वर्ड जो है, ये तीनों अक्षर ये अंग्रेजी भाषा से लिए गए, जबकि गिरफ्तार जो है ये अरबी भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नीचे दिए विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर ए कोसा, बी कुपात्र, सी काहिल, डी किसान। तो कोसा जो है ये
तद्भव शब्द है, हमें तत्सम का चयन करना है। ये तद्भव है, ये काहिल भी तद्भव है, किसान भी तद्भव, परंतु कुपात्र जो है ये तत्सम है। कुपात्र जो है ये तत्सम, इसका तद्भव भी कुपात्र ही होता है। कुपात्र का तद्भव भी कुपात्र ही होता है। चलिए देखते हैं कुपात्र क्या होता है। कुपात्र जो है वह व्यक्ति जिसे दान देना शास्त्रों में निषिद्ध है या किसी विषय का अनधिकारी जो होता है वही कुपात्र कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। महाश्वेता किसका पर्यायवाची है? ऑप्शन नंबर ए लक्ष्मी, बी सरस्वती, सी पार्वती और डी सीता। तो महाश्वेता जो है ये सरस्वती का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। सरस्वती हिंदू धर्म की प्रमुख देवियों में से एक है। वे ब्रह्मा की मानस पुत्री थी जो विद्या की अधिष्ठात्री देवी मानी गई हैं, माता सरस्वती। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर। बच्चा से बना हुआ बचपन शब्द है, कौन सी संज्ञा है बचपन में? ऑप्शन नंबर ए भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर बी व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर सी जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर डी गुणवाचक संज्ञा। तो सबसे पहले बच्चा में कौन सी संज्ञा है? बच्चा में जो है वो कौन सी संज्ञा है? तो बच्चा में जातिवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा। अब बच्चा जातिवाचक संज्ञा हो गया। अब बच्चा से बना हुआ शब्द बचपन, तो बचपन जो है ये एक भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जा रहा है। बचपन जो है, बच्चा से बना हुआ शब्द बचपन जो है ये भाववाचक में इसका परिवर्तन हो गया है। इसके महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। बच्चा शब्द से बचपन भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। बच्चा जातिवाचक संज्ञा है एवं बचपन भाववाचक संज्ञा का परिवर्तित रूप है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर। मधुर विशेषण से बनने वाला संज्ञा शब्द होगा। मधुर विशेषण से बनने वाला संज्ञा शब्द होगा। मधुर क्या है? यह एक विशेषण है। तो इससे बनने वाला संज्ञा शब्द क्या होगा बताइए? तो मधुर से क्या बनेगा? मधुरता बनेगा। मधुरता, मधुर से मधुरता जो एक भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हो गया है। तो जिसके अंत में ता प्रत्यय, पन प्रत्यय, त्वा प्रत्यय लगा हो तो वो ज्यादातर भाववाचक संज्ञा ही कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, या इसका देखते हैं व्याख्या पहले। मधुर जो है ये गुणवाचक विशेषण है। मधुर कैसा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है। भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित करने के लिए मधुर से मधुरता बनाया गया, क्योंकि मधुरता एक भाव होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प महाविशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा का सूचक है? महाविशेषण से निर्मित, तो महाविशेषण से महिमा, ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए, महान नहीं होता, महत्तम नहीं होता, महत्तर नहीं होता, तो इसमें जो है भाववाचक संज्ञा पूछा है तो इसमें महिमा भाववाचक संज्ञा है। महिमा क्या होता है? किसी का महत्व बढ़ने की अवस्था या भाव, या महान होने की अवस्था या भाव, तो वो महिमा कहलाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर। इसमें लिंग बता, अध्यापक का स्त्रीलिंग बताइए। अध्यापिकाएं, बी अध्यापिका, सी अध्यापिकों, डी इनमें से कोई नहीं। तो अध्यापक का स्त्रीलिंग जो होता है वो अध्यापिका होता है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। महिला अध्यापक या वह महिला जो विद्यालय में विद्यार्थियों को पढ़ाती हो वह अध्यापिका है। वह सेकंड कहता है, सेकंड ऑप्शन कहता है वह स्त्री जो पढ़ाने का काम करती हो, जो पढ़ाने का काम करती हो तो उसे भी अध्यापिका कहा जाता है। ऑप्शन नंबर, प्रश्न संख्या 16 पहुंच गए हम। देखते हैं आंसू का बहुवचन क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए आंसू, ऑप्शन नंबर बी आंसुए, ऑप्शन नंबर सी आंसुओं, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसू का बहुवचन जो होता है वो आंसू ही होता है। ऑप्शन नंबर ए, आंसू शब्द जो है ये हमेशा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। इसके महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। आंसू जो होता है ये दुख, खुशी या कष्ट के क्षणों में आंखों से बहने वाला पानी जैसा तरल पदार्थ होता है। वचन के कुछ शब्दों का प्रयोग जैसे आंसू, हस्ताक्षर, दर्शक, भाग्य, दर्शन, ये जो है आदि हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयोग होता है। आंसू का, आंसू, प्राण, हस्ताक्षर, हस्ताक्षर, दर्शन, दर्शन, दर्शक आदि जो है सदैव ये बहुवचन में प्रयोग होने वाले अक्षर हैं। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में कौन सा
भविष्य काल का द्योतक है। विकल्प होना चाहिए यहाँ पे, कौन सा विकल्प? निम्नलिखित में कौन सा विकल्प जो है भविष्य काल का द्योतक है? ऑप्शन नंबर ए मुझे दिल्ली जाना है, ऑप्शन नंबर बी सोहन पढ़ाई कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी गीता खाना पका रही थी, ऑप्शन नंबर डी उसने मुझे पुस्तक दी थी। तो इसमें भविष्य काल को कौन सा विकल्प इसमें भविष्य काल की तरफ संकेत कर रहा है? सोहन पढ़ाई कर रहा है अर्थात ये जो है अभी कर रहा है वर्तमान काल में। गीता खाना पका रही है, यह भी उसने पुस्तक दी थी, तो ये मतलब पास्ट में, ये पास्ट में भूत में चला गया, तो ये भी गलत। तो एक ही विकल्प बचता है, मुझे दिल्ली जाना है अर्थात भविष्य में दिल्ली जाना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए भविष्य काल की तरफ यह संकेत कर रहा है। क्रिया के जिस रूप से कार्य के करने या होने के समय का ज्ञान होता है उसे हम काल कहते हैं। उपयुक्त वाक्य में भविष्य काल निरूपित हो रहा है, यहाँ सामान्य भविष्य काल है। और भविष्य काल में भी कौन सा काल है? सामान्य भविष्य काल, सामान्य भविष्य काल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। कृष्ण ने गाना गाया वाक्य में कारक है, कारक से प्रश्न पूछा गया है। कृष्ण ने गाना गाया वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन नंबर ए कर्म, बी संबोधन, सी संप्रदान, डी कर्ता। तो किसने गाना गाने का कार्य कौन कर रहा है? कृष्ण ने। तो कृष्ण ने, कृष्ण क्या है यहाँ पे? कर्ता है। तो इसमें कौन सा कारक है? कर्ता कारक। और कर्ता कारक का ये जो परसर्ग होता है ने, तो ये भी जो है कर्ता कारक के अंतर्गत आता है। कर्ता का अर्थ होता है कार्य करने वाला। वाक्य में जिसके द्वारा क्रिया की जा रही हो उसे ही कर्ता कहते हैं। इसका चिन्ह ने होता है, जैसे पिताजी ने पत्र लिखा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। स्वागत में उपसर्ग है सु, सम, स्व, सन। तो स्वागत का सबसे पहले हम संधि विच्छेद करते हैं। सु प्लस आगत, सु प्लस आगत। तो स्वागत में जो है उपसर्ग पूछा है इसमें, तो इसमें जो है सु उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। सु का मतलब सुंदर या अच्छा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अपनी करनी पार उतरनी मुहावरे से प्रश्न उठाया गया है। ऑप्शन नंबर ए कर्म का फल अवश्य मिलता है, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है बुरे कार्य करना, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है साधुता दिखाना, डी कह रहा है किसी के साथ अच्छा व्यवहार ना करना। तो अपनी करनी पार उतरनी का मतलब है कर्म का फल अवश्य मिलता है। इसका वाक्य प्रयोग देख लेते हैं। अपनी करनी पार उतरनी का अर्थ है कर्म का फल अवश्य मिलता है। जब तक तुम, ये वाक्य प्रयोग है, जब तक तुम स्वयं नहीं पढ़ोगे परीक्षा में पास नहीं होंगे, क्योंकि अपनी करनी पार उतरनी। तो ये इसका वाक्य प्रयोग था, अपनी करनी पार उतरनी होती है। जिसके समान कोई दूसरा न हो उसके लिए एक वाक्य कौन सा है? एक शब्द कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए असमान, बी अद्वितीय, सी साधारण, डी महान। तो जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे हम अद्वितीय कहते हैं, अद्वितीय, जिसके समान कोई दूसरा ना हो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अब यहाँ दिया गया स्वागतम में प्रयुक्त संधि का नाम। तो इसमें इसका जो है संधि विच्छेद पहले करते हैं। तो सु प्लस आगत, सु प्लस आगत, सु प्लस आगत। तो पहले हम इसमें विकल्प सी टिक करते हैं, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए टिक करते हैं। इसमें जो है यण संधि, एक सेकंड, ऑप्शन नंबर ए, इसमें जो है यण संधि है। तो यण संधि का नियम जान लेते हैं। यदि ई ई उ उ और री के बाद भिन्न स्वर आए तो ई का या हो जाता है और उ का वा और री का र हो जाता है। तो सबसे पहले हम इसका संधि विच्छेद करते हैं स्वागत का। तो सु प्लस आगत, सु प्लस आगत। अब यहाँ पे सु से हम उ को लेते हैं, प्लस आ है तो यहां से हम आ लेते हैं। तो इसका नियम कहता है यदि उ के बाद कोई असमान स्वर आए तो उ का क्या हो जाता है? वाह हो जाता है। तो यहाँ पे जो है स्वागत बन गया, यहां से उ का आ वाह हो गया, और ई का या हो जाता है। ई के बाद कोई असमान स्वर आता है तो वहां पे या हो जाता है, और री आए तो र हो जाता है। ये यण संधि का नियम होता है। स्वागतम शब्द का अर्थ होता है अभिनंदन, अगवानी या सत्कार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद है, वर्ण विच्छेद पूछा है उद्यान का।
ऑप्शन नंबर ए उ प्लस द प्लस य प्लस आ प्लस न प्लस अ। और बी में भी कह रहा है उ प्लस द प्लस य प्लस आ प्लस न प्लस अ। सी कह रहा है उ प्लस द प्लस य प्लस आ प्लस न प्लस अ। डी में भी यही कह रहा है आ प्लस द प्लस य प्लस आ प्लस न प्लस अ। तो इसमें जो है शुद्ध वर्ण कौन सा है, वर्ण विच्छेद, उद्यान का वर्ण विच्छेद क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए गलत है। उ प्लस द प्लस या ये गलत है इसमें। ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी जो है हर तरीके से सही है। उद्यान का संधि वर्ण विच्छेद जो होता है, शुद्ध वर्ण विच्छेद उ प्लस द प्लस या प्लस आ प्लस न प्लस अ होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ पे द में जो है यहाँ पे हलंत नहीं लगा, यहाँ आधा द होना चाहिए। तो इसमें जो है सिर्फ विकल्प सिर्फ में सी में दिया है, बाकी और विकल्प जो है गलत है, अशुद्ध है। ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। एक सेकंड। भाववाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है, किसमें नहीं हुआ है? ऑप्शन नंबर ए मुझसे बैठा नहीं जाता। ऑप्शन नंबर बी राम से खाया नहीं जाता। सी मुझसे यह बोझ उठाया नहीं जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है धूप में चला नहीं जाता। तो इसमें क्या पूछा है? भाववाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है। किसमें भाववाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है? तो मुझसे बैठा नहीं जाता, तो इसमें भाववाच्य का प्रयोग हुआ है। विकल्प बी क्या कह रहे हैं? विकल्प बी कह रहा है राम से खाया नहीं जाता, इसमें भी है। धूप में चला नहीं जाता, इसमें भी है, परंतु सी में नहीं है। मुझसे यह बोझ उठाया नहीं जाएगा, इसमें जो है कर्म विभक्ति का पता चल रहा है। मुझसे यह बोझ को उठाया नहीं जाएगा, मुझसे यह बोझ को उठाया नहीं जाएगा, इसमें कर्म विभक्ति का पता चल रहा है, इसलिए जो है भाववाच्य का प्रयोग इसमें नहीं है। विकल्प सी में इसके महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। मुझसे यह बोझ उठाया न जाएगा वाक्य में कर्मवाच्य का प्रयोग हुआ है, अन्य वाक्यों में भाववाच्य है। कर्मवाच्य का मुख्य बिंदु कर्म होता है, जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता हो वहां कर्मवाच्य होता है। तो यहाँ कर्म जो है मुझसे यह बोझ को उठाया नहीं जाएगा, यहाँ पे को विभक्ति का पता चल रहा है, इसलिए यहाँ पे कर्मवाच्य की प्रधानता हो रही है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाहाकार हुआ क्रंदन में कठिन वज्र होते थे चूर, हुए दिगंत बधिर भीषण रव बार बार होता था क्रूर। उक्त पंक्तियों में उक्त पंक्तियां जो है किस रस का उदाहरण है? तो पंक्तियां पढ़ते ही समझ में आ रहा है कि इसमें कौन सा रस का प्रयोग किया गया है। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर ए रौद्र रस का प्रयोग किया गया है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध होता है। क्या होता है? रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं एक बार। उपयुक्त पंक्तियों में रौद्र रस का प्रयोग हुआ जिसका स्थायी भाव क्रोध होता है। जब किसी एक पक्ष या व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति का अपमान करने अथवा गुरुजन की निंदा करने से जो क्रोध उत्पन्न होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? रौद्र रस कहते हैं। दांत पीसना, भौहें चढ़ाना, मुख लाल हो जाना आदि जो भाव उत्पन्न होते हैं ये सब क्रोध के अंतर्गत आते हैं, अर्थात रौद्र रस के अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। छंद मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है 6। तो छंद जो है मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर ए कौन सा छंद? मात्रिक और वर्णिक। मात्रिक और वर्णिक छंद जो होता है मुख्य रूप से छंद जो है 2 प्रकार के होते हैं। मात्रिक छंद क्या होता है? मात्रिक छंद मात्रा की गणना पर आधारित छंद मात्रिक छंद कहलाता है। और वर्णिक छंद जो होता है, वर्णिक छंद जो होता है ये वर्णिक छंद वर्णों की गणना पर आधारित छंद को वर्णिक छंद कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस अलंकार से पूछा है चरण कमल बंदो हरिराई, यह पद किसके हैं? सूरदास द्वारा रचित है। सूरदास के द्वारा यह पद रचित है। चरण कमल बंदो हरिराई, इसमें सूरदास जी जो है श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हैं। तो इसमें कौन सा अलंकार? इसमें जो है रूपक अलंकार है।
रूपक अलंकार है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं, एक सेकंड। इसकी व्याख्या देखते हैं। रूपक जहां गुणों की अत्यंत समानता दिखाने के लिए उपमेय में क्या हो रहा है, उपमेय में ही उपमान का अभेद आरोप कर दिया जाता है, वहां रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार में गुण की अत्यंत समानता दिखाने के लिए उपमेय और उपमान को एक कर दिया जाता है, तो इसलिए यहाँ पे रूपक अलंकार होता है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, यहाँ पे चंद्र को ही खिलौना बता दिया गया है, तो यहाँ पे जो है रूपक अलंकार का यह उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? ऑप्शन नंबर ए आदिकाल, बी रीतिकाल, सी भक्तिकाल, डी आधुनिक काल। तो पृथ्वीराज रासो जो है ये आदिकाल की रचना है। ऑप्शन नंबर ए आदिकाल की रचना है। इसके रचयिता कौन है? कवि चंद्र वरदाई, कवि चंद्र वरदाई के रचयिता जो है कवि चंद्र वरदाई जी हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, इसकी व्याख्या देख लेते हैं एक बार। आदिकाल पृथ्वीराज रासो की रचना है। पृथ्वीराज रासो जो है आदिकाल की रचना है, और इसकी रचना जो है चंद्र बरदाई ने की थी। हिंदी साहित्य के इतिहास में लगभग 8वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी के मध्य तक के काल को आदिकाल कहा जाता है। 8वीं सदी से लेकर और 14वीं सदी के मध्य तक के काल को आदिकाल कहा जाता है। इस युग को डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने यह नाम जो है, इस युग को यह नाम आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा मिला था, और रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीर गाथा काल कहा है, और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे वीर काल नाम दिया है। इस समय का साहित्य मुख्यतः जो है 4 रूपों में मिलता है। कौन कौन से? एक होता है सिद्ध साहित्य तथा नाथ साहित्य के रूप में, फिर दूसरा जैन साहित्य के रूप में, तीसरा चारणी साहित्य के रूप में, और चौथा जो है प्रकीर्णक साहित्य के रूप में जो है। यह साहित्य जो है, इस समय के साहित्य जो है इन 4 रूपों में दिखाई पड़ते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, या इसके कुछ कवि भी देख लेते हैं आदिकाल के। आदिकाल के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं, जैसे अब्दुल रहमान का संदेश रासक है, नरपति नाल का बिसल देव रासो है, और चंद्रवरदाई का पृथ्वीराज रासो जो कि डिंगल पिंगल में ही रचित है, और दलपत विजय का जो है खुमान रासो है, राजस्थानी हिंदी में है, और जगनिक का जो है परमाल रासो है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। निर्देश दिया है ये प्रश्न संख्या 29 एवं 30 के लिए नीचे दिए गए प्रश्नों के लिए सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया। रीमा ने किस आधार पर यह जानकारी दिया है? ऑप्शन नंबर ए पोर्टफोलियो, ऑप्शन नंबर बी जांच सूची, सी लिखित परीक्षा, और डी अवलोकन। तो रीमा जो है यह जानकारी पोर्टफोलियो के आधार पर देती है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। पोर्टफोलियो का मतलब होता है कि विभिन्न प्रकार से मूल्यांकन करके वह अभिभावकों को जानकारी देती है, तो पोर्टफोलियो के आधार पर देती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, या इसकी व्याख्या देखते हैं। रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया। रीमा ने पोर्टफोलियो के आधार पर यह जानकारी दी थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर। पहली कक्षा में डैश 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 भी लिखना के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए शब्द लिखना, बी अक्षर बनाना, सी चित्र बनाना, डी वाक्य लिखना। तो पहली कक्षा में छात्र क्या करता है? अधिकतर वह चित्र बनाता है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चित्र बनाना भी जो है यह लिखने के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे टॉप 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट लिखें और दोस्तों को शेयर भी करें। तो हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।